हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, वर्क एनर्जी एंड पावर की डेफिनेशन, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड वर्क को डिफाइन किया था। एंड लास्ट क्लास में हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया था कि फॉर्मूला बना कैसे, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डी, एंड जो किसके इक्वल है एफ डॉट डी के। अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ कॉस थीटा डी, जहां पर इस चीज को एफ डी कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। रिमेंबर, कहीं भी कोई चीज बोल्ड है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। बोल्ड क्वांटिटीज का दूसरा रिप्रेजेंटेशन वेक्टर भी होता है। ओके, अब उस फॉर्मूले के बारे में और चीजें जानते हैं। वी सी दैट इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क डन इवन इफ द फोर्स इज लार्ज। ओके, फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एफ डी cos theta. Okay, where theta is the angle between force and displacement. ये लाइन कह रही है कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट वॉल क्या हो रही है, आगे नहीं मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। एंड जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हुई, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये लाइन यही कह रही है कि अगर आप वॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क जीरो है। ओके, दस व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट अ रिजिड ब्रिक वॉल, अगर आप एक दीवार पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द वॉल डज नॉट वर्क। ठीक है, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वॉल पे, वो कोई काम नहीं कर रही है, बिकॉज वर्क की वैल्यू जीरो है। एंड वर्क की वैल्यू जीरो क्यों है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि यस, हमने वॉल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, एंड आप कह रहे हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि वर्क नहीं हो रहा है, तो हमारी मसल्स क्यों पेन करने लग जाती है। तो उसका आंसर ये है, येट योर मसल्स आर ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। आपकी जो मसल्स है वो इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रही है, एंड इंटरनल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप एंड यू गेट टायर्ड। तो इसका मतलब क्या कि आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जीज यूज हो रही है, इसलिए आपकी मसल्स पेन करने लग जाती है एंड आप टायर्ड फील कर रहे हो। बट वर्क क्या हो रहा है, वर्क जीरो हो रहा है। Thus, the meaning of work in physics is different from its usual in everyday language. So, जो वर्क की डेफिनेशन है वो फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफरेंट हो जाती है हमारी यूजुअल जो यूजेज, जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है उससे। आगे चलते हैं। अब किस किस केस में कोई भी वर्क नहीं हो सकता है, तो हमने जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो समझ लिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन समझते। अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 50 kg ऑफ मास स्टेडीली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नॉट वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। मान लो एक वेट लिफ्टर है, वो होल्ड कर रहा है 150 kg ऑफ मास अपने शोल्डर्स पे 30 सेकेंड्स के लिए, लेकिन क्या वो काम कर रहा है, नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा है। एंड किस लिए काम नहीं कर रहा है, बिकॉज कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है एंड कोई फोर्स लग नहीं रही है उसके डायरेक्ट कंपोनेंट में, इसलिए वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। अ ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, ये लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने एक दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आप इस वे पुश कर रहे हो उसको,
तो वर्क हो रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आप इस तरीके से उसको फोर्स लगाओगे एंड वो किसी टेबल पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट या ग्राउंड पे रखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड फोर्स लगाना भी क्या है, कोई वर्क के बराबर नहीं है बिकॉज कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसीलिए वर्क हो रहा है। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि जो वर्क का फॉर्मूला क्या है वो एफ डी कॉस थीटा है, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का एंगल है थीटा। क्या हो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, मतलब फोर्स तो इस वे में लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इस वे में हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एंड अगर मैथमेटिकली भी चेक किया जाए तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो कोई वर्क नहीं हो रहा होता क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। For a block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does not work. ये एक ब्लॉक है जिसे किसी टेबल पे आप किसी F फोर्स से धक्का दे रहे हो तो वर्क लग रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स भी तो लग रही है mg, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो mg फोर्स है बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट इस वे में हो रहा है एंड mg फोर्स नीचे की साइड लग रही है, तो mg फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रही है क्योंकि बीच में उनके एंगल कितना बन जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन जा रहा है। सो यहाँ पर ये लाइन कही गई है, फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल द ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नॉट वर्क सिंस इट एक्ट एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। किस लिए नहीं वर्क हो रहा है? no work, mg does no work by because right angle बन रहा है with किसके साथ, displacement के साथ। If we assume that the moon's orbit around the earth is perfectly circle, then the earth gravitational force does not work। बहुत अच्छी आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। हम सबको पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। सो ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। ओके, मून हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है एंड दिस इज मून। सो अगर कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो मून को अपनी साइड खींच रहा होगा mg, एंड मूव रोटेट कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस फोर्स के कंपोनेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में एंगल कितना बन जा रहा है, इनके बीच में एंगल बन जा रहा है 90 डिग्रीज का। ओके, तो अगर हम एज्यूम करें कि जो मून का ऑर्बिट है वो कंप्लीटली सर्कुलर है तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल व्हाइल अर्थ फोर्स इज रेडियली इनवर्ड। वही कहा जा रहा है कि जो मून का डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगर ये सर्कल है, एक पॉइंट को टच करते हुए अगर हम कोई सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। तो देख सकते हैं जो मून है उसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और जो अर्थ का फोर्स है वो रेडियली इनवर्ड है, तो इनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन गया है एंड 90 डिग्रीज को रेडियन की फॉर्म में π/2 लिखा जाता है। ओके, π/2। तो जैसे ही एंगल π/2 या 90 डिग्रीज बन जाता है वर्क नहीं होता है, नो वर्क या जीरो वर्क बोलते हैं।
अब उस फॉर्मूले को और एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बारे में और चीज़ें समझते हैं कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? ये हमारा ऑब्जेक्ट है मास m का, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया एंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो आप देख सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। ओके, एंड हमें पता है कि cos 0 1 के इक्वल होता है, तो वर्क हो गया FD। तो यहाँ पर ऐसे केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, वर्क हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर थीटा किसके बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एंड बिकॉज cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वर्क भी जनरली कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम कंसीडर करके चल रहे कि फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अगर थीटा 90 से 180 डिग्रीज के बीच में हो जाता है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैं इस चीज को इरेज कर देती हूँ। सो बचपन में सबने एक ऐसी कार से खेला होगा जिसको आप पीछे की साइड खींचो तो वो आगे की साइड चल रही होती है। आई होप आप सबने खेली होगी ऐसी कार से या फिर देखी तो होगी। तो उस कार में क्या हो रहा है? हम ऑब्जेक्ट को पीछे की साइड खींच रहे हैं, तो फोर्स इस साइड लग रही है, पीछे खींच रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को पीछे की साइड खींच रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है? आगे की साइड मूव करना शुरू कर देता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो फोर्स इस साइड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन गया है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन गया है 180 डिग्रीज, एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। आप देख सकते हो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्क क्या होना शुरू हो जाता है? नेगेटिव होने लग जाता है। तो 90 डिग्री तक पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। एंड अगर हम cos थीटा का ग्राफ देखें, cos थीटा का अगर हम ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। ये 1 पॉजिटिव 1 एंड ये नेगेटिव 1, एंड ये 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर 180 डिग्री एंड ये 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्रीज, 270 डिग्री। सो आप देख सकते हो cos थीटा 0 से 90 पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरिया में लाई करता है, एंड 90 से 180 नेगेटिव एरिया में लाई करता है। तो अगर हम एज्यूम भी करके रखें कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो cos थीटा की अगर वैल्यू 0 से 90 है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड 90 से 180 है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो उसकी वजह से वर्क के फॉर्मूले में FD cos थीटा होता है। तो cos थीटा की वजह से जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है एंड वर्क नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वो दूसरे वे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम दूसरे वे में पढ़ेंगे। तो वर्क FD cos थीटा, एंड बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव, एंड 90 से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम वर्क की डायमेंशन, वर्क की यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हर चीज को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना होता है। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? FD cos थीटा,
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, बिकॉज वो रेशो है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2। आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई थी और मैंने बताया था कि फोर्स का डायमेंशन हमें याद भी रखना होता है। तो आई होप कि आपको फोर्स का डायमेंशन याद होगा। तो हमने क्वेश्चंस भी करे थे इससे रिलेटेड। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से डिस्टेंस ही है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। एंड बिकॉज एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो वर्क का डायमेंशन आता है एम एल टू टी माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क ml2 t minus 2। एंड बिकॉज वर्क डायमेंशनली एनर्जी के बराबर होता है, अगर डेफिनेशन भी देखा जाए तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही सेम डायमेंशन एनर्जी का भी होता है। ओके तो वर्क एंड एनर्जी दोनों का सेम डायमेंशन होता है एंड वो किसके इक्वल होता है? ml2 t माइनस 2। सो ये डायमेंशन की बात है। अगर हम इनकी SI यूनिट्स की भी बात करें तो इनकी SI यूनिट्स भी सेम होती है और इनकी जो असाइन यूनिट है वो भी सेम होती है। तो वर्क बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मैं डॉट लगा देती हूँ ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। F डॉट D है। फोर्स क्या होता है? मीटर पर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वर्क की यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये वर्क की यूनिट हो गई। एंड जैसे कि फोर्स की एक दूसरी यूनिट होती है जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, तो ऐसे ही वर्क की एक दूसरी यूनिट होती है जिसे जूल बोलते हैं। ओके जूल बोलते हैं। एंड बिकॉज यूनिट है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ही समझाया था कि अगर यूनिट में किसी साइंटिस्ट का नाम है तो उसको स्मॉल से लिखा जाता है एंड उसका सिंबल कैपिटल होता है। तो जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इस पूरी यूनिट को स्मॉल में लिखा जाएगा बट सिंबल कैपिटल होगा। तो जूल जिसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, इनका पूरा नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल है। ओके एंड बिकॉज वर्क एंड एनर्जी ये दोनों की दोनों चीज़ बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है, तो ऐसा यूनिट्स के अलावा इनके पास और भी यूनिट होती है। अब उसको डिस्कस करते हैं। ओके एक जो कॉमन यूनिट होती है जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं जूल की, वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज कैलोरी। तो ऐसी और भी यूनिट्स है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इन जूल। ओके अब हम क्या करेंगे, जूल का रिलेशन देखेंगे वर्क एनर्जी की कोई दूसरी यूनिट होती है उसके साथ। एक जो यूनिट होती है वर्क एनर्जी की दैट इज अर्ग। ये सीजे सिस्टम में यूज करी जाती है वर्क एनर्जी की यूनिट अर्ग। और अर्ग किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻⁷ जूल। अगर आपको वो क्वेश्चन याद होगा जो मैंने प्रैक्टिस कराया था कि 1 न्यूटन में कितने डायन होती हैं, तो वो 10⁻⁵ डायन्स के इक्वल था। एंड वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स को हम सीजीएस यूनिट में डायन लिखते हैं तो सीजीएस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो फोर्स 10⁻⁵ डायन्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर एंड डायन इंटू सेंटीमीटर अर्ग कहलाता है। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ओके ये इसका प्रूफ है।
तो एक ऑल्टरनेटिव यूनिट की हमने बात कर दी, दैट इज अर्ग। एंड अर्ग किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। अब इसकी जो दूसरी यूनिट है, ये जब हम लोग उन चैप्टर्स पे आ जाएंगे जो एटॉमिक लेवल पे डील करता है, फॉर लाइक चैप्टर लाइक एटम, रेडिएशन, ठीक है, न्यूक्लियाई, इन सब चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए ताकि वो 1 वोल्ट उसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस रिलेशन को हमें याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। थर्ड यूनिट होती है कैलोरी। ओके, ये आपने अपने जितने भी फूड पैकेजेस होंगे उसमें पढ़ा होगा कि यस, इतनी अगर आप ये कार्ब्स खा लेंगे तो इतनी कैलोरी ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। तो फूड इंडस्ट्रीज में ये यूनिट यूज होती है। एंड 1 कैलोरी किसकी इक्वल होती है? 4.1 इंटू 4.1 जूल। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 जूल ही हम यूज कर देते हैं। जब हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब इस यूनिट का हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट यूनिट इज किलोवाट आवर। ओके, जब कार्स आप खरीदते हो तो वहां पर ये वाली यूनिट्स यूज होती हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल किलोवाट आवर। तो वॉट एक्चुअली में वॉट होता है, एक वॉट इक्वल होता है किसके इक्वल? जूल पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, हमें जूल कैलकुलेट करना है, जूल के साथ रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है इसका। तो हम इसको क्या करेंगे? सेकंड्स को आर में कन्वर्ट कर देंगे और वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही वॉट को किलोवाट में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो 10⁻³ जूल अपने आप ही कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड सेकंड्स को जब हम आर में कन्वर्ट करते हैं, आर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, इसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना, इसको और भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट को। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है, वर्क की अलग अलग एरियाज में यूज होती है। जैसे कि अर्ग यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, जूल एसआई सिस्टम की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब यूज करते हैं जब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं। कैलोरी फूड इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किलोवाट आवर्स में बात करी जाती है। तो ये डिफरेंट यूनिट है वर्क एंड एनर्जी की। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। एक साइक्लिस्ट है, अ साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। एक साइक्लिस्ट है जिसने ड्रैग की हेल्प से अपनी साइकिल को स्टॉप करना चाहा, तो उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। एंड साइकिल एंड रोड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन्स है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना वर्क किया रोड ने? हाउ मच वर्क द रोड डज डू ऑन द साइकिल। कितना वर्क किया रोड ने साइकिल पे एंड कितना वर्क किया साइकिल ने रोड पर। इन दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमने साइकिल को कैसे रोकने की कोशिश करी, स्किड करके रोकने की कोशिश करी, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ओके, पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कितना वर्क किया रोड ने साइकिल पे। तो वर्क डन बाय द रॉड इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। एंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी थी 200 न्यूटन्स। तो 200, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 10 मीटर्स, एंड एंगल कितना बना उनके बीच में? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। तो एंगल उनके बीच में हो जाएगा 180 डिग्रीज। एंड 180 डिग्री को पाई लिखते हैं रेडियन यूनिट्स में। तो थीटा इज 180 या फिर पाई। एंड cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1।
तो इसको सॉल्व किया तो -2000 जूल आया। इतना वर्क किया है रोड्स ने साइकिल पे ताकि साइकिल स्टॉप हो सके। आगे चलते हैं। अब ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव से हमें समझ में आ गया है कि जो वर्क किया गया है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है, तो ये जो वर्क है वो साइकिल की स्पीड को बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए वर्क कैसा है? नेगेटिव। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। कितना वर्क किया होगा साइकिल ने रॉड पे? तो हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ है कि अगर एक साइड वर्क हो रहा है तो दूसरी साइड जब वर्क हो रहा होगा तो हम एक माइनस साइन अपने आप ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन जो रोड है उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो इसलिए टोटल वर्क कितना हो गया? 0। However, the rod undergoes no displacement, रोड का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 0 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एक्शन रिएक्शन लग रहा होगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बट रोड तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, तो रोड ने कोई वर्क नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या समझ में आ गया है? Force on the body A exerted by the body B is always equal to force AB किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ फोर्स BA। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क डन बाय AB हमेशा इक्वल हो माइनस ऑफ वर्क डन बाय BA। ये हमें लेसन मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो चीज़ें थी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये आपको फाइनली क्लियर हो गया होगा। एफ वेक्टर ए बी माइनस एफ वेक्टर बी ए के इक्वल हो जाता है न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। बट वर्क डन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट ने सोचा होगा कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तो एक माइनस साइन अपने आप ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उतना रहेगा। बट एंगल का क्या? सॉरी, एंगल भी उतना ही रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही है, इसीलिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इस केस में वर्क भी क्या हो गया? 0 हो गया। सो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी, लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एंड इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि वर्क में हम एक्शन रिएक्शन ना अप्लाई करने लग जाएं। सो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे एंड एनर्जी पे जाने की कोशिश करेंगे। सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।